एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर क्लासेस। हम इस सीरीज़ में शुरुआत करने जा रहे हैं एनएसओ के वर्कबुक से। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के जितने भी एनएसओ में क्वेश्चन आ रखे हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या है? 5 सेल। सेल क्या होता है? सेल हमारे बॉडी का या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का किससे बना होता है? सेल। वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो वो सेल के बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन क्या उन्होंने लाइव सेल को डिस्कवर किया था या फिर डेड सेल को? तो उन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से। तो फिर लाइव सेल को किसने डिस्कवर किया? तो लाइव सेल को डिस्कवर किया था एंटन वॉन लीeuwenhoek ने। उसके आगे फिर सेल थियोरी फर्दर इम्प्रूव होती गई। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है एनएसओ में। तो अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड्स? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल का एक ऑर्गेनली है। ऑर्गेनली क्या होता है? सेल जिससे मिलकर बना होता है। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनली होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारा प्लास्टिड है ये किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। अब प्लास्टिड के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या क्या प्लास्टिड के टाइप्स होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसा नाम सजेस्ट करे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल हमें प्लांट में कहाँ मिलता है? जितने भी ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं प्लांट में, ग्रीन लीव्स जितने हो गए, जो हमारे ग्रीन स्टेम्स होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हमारा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का क्या काम होगा क्लोरोप्लास्ट में? वो सनलाइट को ट्रैप करके फूड बनाता है। तो हमारा क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन हो गया? फूड प्रिपेयर करने के लिए। अब हमारा दूसरा टाइप क्या है प्लास्टिड का? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या मतलब होगा? फिर देखेंगे वर्ड में क्या आ रहा है? क्रोमा। क्रोमा का क्या मतलब होता है? कलर। तो हमें प्लांट्स कितने कलरफुल दिखते हैं। कुछ फ्रूट्स कलरफुल होते हैं रेड कलर के, कुछ हमारे फ्लावर्स होते हैं पिंक, पर्पल, ये सारे कलर के। तो वो कलर कहाँ से आ रहा है? वो कलर क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करती है। तो हमारे क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन हो गया? कलर प्रोवाइड करना। दूसरा क्या है हमारा सबसे तीसरा वाला? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है फूड जो भी प्रिपेयर हो रहा है उन सबको स्टोर करना। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हुआ। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। तो ये हमारा हो गया स्टोरेज पर्पस के लिए। हमने देख लिया प्लास्टिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा है? अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ? स्टार्च का स्टोरेज। हमारा इलायोप्लास्ट का क्या मतलब हुआ? लिपिड का स्टोरेज। और हमारा एल्यूरोप्लास्ट का क्या मतलब हुआ? प्रोटीन का स्टोरेज। तो इन सब का हमें क्या करना है? स्टोर। अभी हमने देखा स्टोरेज किसका फंक्शन है? ल्यूकोप्लास्ट का। तो इन सब में किसका हो जाएगा? ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? ल्यूकोप्लास्ट में। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें किस चीज़ पे फोकस करना है कि इनकरेक्ट क्या है रिगार्डिंग एक्स वाई जेड। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये किसकी ऑर्गेनली दी गई है। किस ऑर्गेनली का ये डायग्राम है? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक ऑर्गेनली होती है सेम। क्या होता है? कैसी ऑर्गेनली होती है ये? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होती है। मतलब इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन भी होगी और एक इनर मेम्ब्रेन भी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? उसका फंक्शन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो अब जल्दी से लेबल कर लेते हैं। एक्स हमारा है इनर मेम्ब्रेन, वाई हमारे हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स होती है इनर मेम्ब्रेन की, जो किस में हेल्प करती है? ऑक्सीडेशन होने में, फूड का ऑक्सीडेशन होने में और एटीपी प्रिपेयर करने में। हमारा जेड क्या है यहाँ पे? हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसमें सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीडेशन के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो। अब स्टेटमेंट करते हैं। X is freely permeable membrane to small molecules and ions। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट। X क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होता है वो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल।
सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो जो मेम्ब्रेन है वो कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने देगी, कुछ सब्सटेंसेस को बाहर जाने देगी, ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल को। और हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। इसका मतलब ये सेम हुआ कि कुछ सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस बाहर जा सकते हैं। तो क्या ये फ्रीली परमिएबल है सबके लिए? नो। तो हमें ये पहला ऑप्शन ही गलत है और ये हमारा आंसर है। फिर भी देखते हैं बाकी 3 स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं। Y is arranged in characteristic pattern in different cell and near oxygen। सही बात है, मैंने क्या बताया, Y क्रिस्टे होते हैं, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती है। इसका क्या काम होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Z कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, लिपिड्स, RNA एटसेट्रा। सही बात है, जो हमारा Z मैट्रिक्स है उसमें सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? ऑक्सीडेशन करने के लिए, तभी तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो हमें हमारा आंसर मिल गया ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक। देखते हैं क्या स्टेटमेंट है हमारा। व्हेन अ सेल इज पुट इन अ सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन होगा, उसमें हायर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। हायर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि ये हमारा कोई भी बीकर है, इसमें हमारा एक सल्यूशन है। अगर मैं कहती हूँ कि ये हायर कंसंट्रेशन का है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सॉल्यूट का जो हमारा अमाउंट है वो ज़्यादा है। सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपरटोनिक। तो हमने क्या किया, हमने एक सेल को, हमारा सपोज ये एक सेल है, हमने इसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में डाल दिया। अब सोल्यूशन कैसा है? सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है। हमने क्या पढ़ा है कि वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो अगर हमारे सोल्यूशन में वाटर कम है तो सेल से क्या होगा, वाटर जो है सोल्यूशन की तरफ जाएगा। तो सेल जो है हमारा वो यहाँ से वाटर लूज़ करेगा। तो अगर हमारा सेल यहाँ पे वाटर लूज़ कर रहा है तो जो हमारा सेल का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसने सारा वाटर लूज़ कर दिया, वो श्रिंक हो जाएगा। तो इसका क्या होगा आंसर? एक्सोऑस्मोसिस। बाहर जाने, वाटर के बाहर जाने को क्या हम कहते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। अगर वाटर अंदर आ रहा सेल के तो उसको क्या कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस। अगर वाटर बाहर जा रहा है तो सेल विल श्रिंक, तो हमारा सेल श्रिंक हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट सेल डज नॉट बर्स्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन बिकॉज। प्लांट सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो बर्स्ट नहीं होगा। पहले तो देखते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने एक डाला प्लांट सेल। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। हाइपोटोनिक, अभी मैंने क्या बताया था कि हाइपरटोनिक में क्या होता है, सोल्यूट ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है। लेकिन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ऐसा होगा कि वाटर का अमाउंट होगा ज़्यादा और हमारा सोल्यूट का अमाउंट होगा कम। अब हमने क्या पढ़ा है, वाटर जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से नहीं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो अभी हमारे सॉल्यूशन में ज़्यादा वाटर है तो वो सेल के अंदर एंटर करेगा। हमारा जो वाटर है वो ऐसे एंटर करेगा। तो अगर हमारे सेल में वाटर इंटर हो रहा है तो हमारा सेल फूल जाएगा, सेल हमारा स्वेल हो जाएगा। तो लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा सेल में कि वाटर अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो प्लांट सेल से बर्स्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ एक आउटर लेयर होती है प्लांट सेल की जो उसको बर्स्ट होने से रोकती है। और वो क्या होती है आउटर लेयर? वो हमारी होती है प्लांट सेल वॉल। हमारी सेल वॉल जो है वो एक प्रेशर लगाती है साइटोप्लाज्म पे कि अब बस हो गया, अब और वाटर इंटर नहीं होगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके हमारी एंडोऑस्मोसिस रुक जाती है और एक्स्ट्रा वाटर अंदर नहीं आ पाता, इसलिए प्लांट सेल हमारा बर्स्ट नहीं होता। तो हमारा क्यों नहीं प्लांट सेल बर्स्ट हो रहा है? बिकॉज इट्स सेल वॉल रेजिस्ट बर्स्टिंग।
तो ये सही ऑप्शन है। बाकी और ऑप्शन देखते हैं। इट्स सेल सैप इज़ मोर कंसनट्रेटेड, नहीं, सेल सैप का जो कंसनट्रेशन है वही कंसनट्रेशन रहेगा पहले भी बाद में भी। इट्स सेल सैप इज रिच इन सेल्यूलोज, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट डज़ नॉट हैव लाइजोसोम्स, नहीं, इसका भी बर्स्ट होने से कोई रिलेशन नहीं है। तो बर्स्ट होने से क्या रोक रहा है, जो हमारे प्लांट के सराउंडिंग में हमारा सेल वॉल है, ये एक प्रेशर लगा रहा है साइटोप्लाज्म की तरफ, जो एक्सेस वाटर आने से अंदर रोक रही है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालने के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द किचन ऑफ द सेल इज, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये चार डायग्राम क्या बता रहे हैं। सबसे पहला है हमारा ये क्लोरोप्लास्ट। अब मुझे कैसे पता कि ये क्लोरोप्लास्ट है? क्लोरोप्लास्ट में ये क्या है हमारी, ये हमारे ग्राना है, ये इंटरथैलाकॉइड है, अंदर जो मैट्रिक्स है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है। हमारा ये क्या है, ये है हमारी गोल्गी बॉडी। हमारा सी, ये क्या है, दो सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है, क्या होता है ऐसी, राइबोसोम। और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। अब हमसे क्या पूछा गया है कि किचन बताना है। किचन का क्या काम होता है, खाना बनाना। किचन वही है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। तो हमें ये बताना है कि सेल के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जहाँ पे खाना बन रहा है। तो इसमें से क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की मदद से खाना बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है, इसलिए प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो ये तो हो गया। बाकी क्या फंक्शन होता है, गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं सेल में वो करता है। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, और उसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। न्यूक्लियस में हमारी जेनेटिक मटेरियल होती है, क्रोमेटिन होते हैं। तो जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन होती है वो कहाँ स्टोर होती है, न्यूक्लियस में। समझ आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, सीव ट्यूब सेल, फ्लोएम एंड ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम। ठीक है, हमें बताना है एक्स क्या है। तो एक्स के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे कि एक्स कुछ ऐसी सी चीज़ है जो मैमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होती है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में आरबीसी में क्या चीज़ एब्सेंट होती है, हमारा आरबीसी क्या है, ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी है। ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है उसमें। सेम प्लांट सेल में किस में न्यूक्लियस नहीं होता है, हमारे सीव ट्यूब सेल्स में नहीं होता है। सीव ट्यूब सेल्स किसके पार्ट है, फ्लोएम के पार्ट है। फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो उसमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस। सेकेंड हमारे ट्रैकीड्स और वेसल्स, ये दोनों क्या होते हैं, जाइलम के पार्ट होते हैं। जाइलम का क्या होता है फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो फिर इसमें भी क्या प्रेजेंट नहीं होता है, हमारा न्यूक्लियस। तो एक्स क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेल्युलर एल्गी X and Y of the same species were taken and chloroplasts were removed from cell X। ठीक है, हमारे पास दो एल्गी है, एक है X एक है Y। हमने क्या किया कि X का क्लोरोप्लास्ट रिमूव कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे X का जो क्लोरोप्लास्ट है उसको रिमूव कर दिया। अब आफ्टर सम टाइम बोथ वर केप्ट इन ब्राइट सनलाइट। अब हमने क्या किया कि इनको सनलाइट में रख दिया, सनलाइट में। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्यू आवर्स के बाद एक आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं इन पे। उसके बाद हमने एक्स पे भी आयोडीन दिया और हमने वाई पे भी आयोडीन दिया। तो अब हमें ऑब्जर्वेशन बताना है कि हमारी क्या ऑब्जर्वेशन होगी। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे हमने किया क्या। सबसे पहले हमारा था एक्स क्लोरोप्लास्ट, एक्स हमारा एल्गे, वाई हमारा एल्गे। हमने एक्स का क्लोरोप्लास्ट ही रिमूव कर दिया। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है ये देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम है फूड प्रिपेयर करना क्लोरोफिल में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमने जब इसको सनलाइट में दिया तो जो हमारा एक्स है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा।
तो लेकिन जो हमारा वाई है वो तो फूड प्रिपेयर करेगा, उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, तो ये हमारा स्टार्च फॉर्म कर लेगा। तो हमारा एक्स स्टार्च फॉर्म नहीं कर पाएगा, हमारा वाई स्टार्च फॉर्म कर लेगा। अब हमने एक्स को भी आयोडीन में दिया और वाई को भी आयोडीन में दिया। अब क्योंकि एक्स में हमारे पास स्टार्च नहीं है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट वाई में हमारे पास स्टार्च है। तो जब हम स्टार्च को आयोडीन के साथ देते हैं तो एक बहुत फेमस टेस्ट आता है जिसको कहते हैं स्टार्च आयोडीन टेस्ट। हमें कैसे पता चलेगा किसी सब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट हमें दिया गया यहाँ पे कोई है, हमें पता लगाना है कि उसमें हमारे पास स्टार्च है कि नहीं है। तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स आयोडीन के डाल देंगे। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न होती है कुछ टाइम के बाद तो उसमें स्टार्च है, और अगर नहीं होती है तो उसमें स्टार्च नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे वाई के पास स्टार्च है तो ये हमारा ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है कि बोथ एक्स एंड वाई विल टर्न ब्लू ब्लैक। क्या ऐसा होगा, एक्स वाई दोनों ब्लू ब्लैक टर्न कर रहे हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर रहा? एक्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसलिए। सेल एक्स विल टर्न ब्लू ब्लैक, नो, एक्स हमारा ब्लू ब्लैक नहीं टर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं था, इसने स्टार्च नहीं बनाया, तो जब स्टार्च नहीं है तो आयोडीन डालने के बाद वो कलर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेल वाई विल टर्न ब्लू ब्लैक। यस, ये हो रहा है यहाँ पे कि वाई के पास क्लोरोप्लास्ट था, उसने बनाया स्टार्च, हमने जब आयोडीन दिया उसके बाद वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गया। तो ये हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो पढ़ लेते हैं कि बोथ एक्स एंड वाई विल रिमेन एज दे ओरिजिनली वर। नो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स जो होगा वैसा ही रहेगा जैसा वो ओरिजिनली था, लेकिन वाई में कुछ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस ये आएंगे कि वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एज ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स देखना है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है कौन से फॉल्स है। एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। Granum is the site of dark reaction during photosynthesis, whereas stroma is the site of light reaction during photosynthesis. सबसे पहले ग्रेनम और स्ट्रोमा ये क्या होता है ये बता लगाते हैं। हमने अभी पढ़ा था कुछ क्लोरोप्लास्ट जैसा, क्लोरोप्लास्ट के ही ये स्ट्रक्चर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट पे हमारा प्रेजेंट होता है ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर है। ये हमारे क्या है, ग्रैनम। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ग्रैनम होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, और जो हमारी ये स्पेस होती है यहाँ पे इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो अब हमें देखना है कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, और डार्क रिएक्शन वो होती है जो सनलाइट के एब्सेंस में होगी। तो इसमें पता लगाना है कि क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो हमें पता है क्लोरोफिल जो है हमारी प्रेजेंट ग्रैनम में होती है क्लोरोफिल। तो अगर हमारे पास ग्रैनम में क्लोरोफिल है तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना काम करेगी, तो ये अपना लाइट रिएक्शन करेगी। तो हमारा ग्रैनम में होगा लाइट रिएक्शन। अब स्ट्रोमा में क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो वो डार्क रिएक्शन करती है, ये होता है डार्क रिएक्शन। तो क्या यही लिखा है ग्रैनम डार्क, और इसमें उल्टा लिख दिया है कि ग्रैनम में डार्क हो रही है और स्ट्रोमा में लाइट। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो ये इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। लाइसोसोम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ईच 70s राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सब यूनिट 50s एंड अ स्मॉल 30s सब यूनिट। ये सही बात है। कुछ लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे कि 70s है तो 50s 30s ये तो 80s होती है, तो यहाँ पे तो ये गलत है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक होता है हमारे पास 70s और एक होता है हमारे पास 80s। अब इनके कुछ सब यूनिट होते हैं, जैसा अब बताया था मैंने, राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। तो इसके जो दो सब यूनिट है, एक है 50s एक है 30s। 80s के भी दो सब यूनिट होते हैं, एक है 60s एक है 40s। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है।
The chromosome in which the centromere is near the end and consequently its one arm is very short and other arm is very long, it's known as acrocentric chromosome. अब देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है. ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ये हमारा क्रोमोज़ोम ये है. हमारे पास बहुत टाइप के क्रोमोज़ोम होते हैं, जिसमें एक टाइप ऑफ क्रोमोज़ोम ये है कि जिसमें दोनों आर्म जो है वो एक इक्वल साइज़ की होती है. ये वाली और ये वाली इक्वल होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक. मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम. एक हमारे पास दूसरी टाइप की होती है, वो क्या होती है? एक आर्म थोड़ा सा छोटा है और एक आर्म थोड़ा सा बड़ा. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि जो सेंटर है वो बीच से थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो ये सब मेटासेंट्रिक. लेकिन इसमें क्या बोला गया कि इट्स वेरी शॉर्ट नियरली द एंड, तो इस टाइप के क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये. तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है. फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू. तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर. समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ अग्रवाल फैमिली कैन रोल देयर टंग. Which of the following parts labeled in the given diagram carries information regarding this characteristic? सबसे पहले ये डायग्राम किस चीज़ का, पहले तो ये समझते हैं. ये डायग्राम है हमारा न्यूक्लियस का. अब न्यूक्लियस के क्या क्या पार्ट होते हैं? न्यूक्लियस के सबसे पहले तो आउटर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये जो यहाँ पे दिख रही है ये आर. ऐसा हमारा अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो हमारा मैट्रिक्स हुआ, प्लाज्म हुआ, वो है. पी हमारा न्यूक्लियोलस है और क्यू है ये कंडेंस्ड मटेरियल जो ऐसे दिख रहा है, ये है हमारा क्रोमेटिन. अब समझ आ गया क्या क्या हमारे पार्ट्स हैं. अब हमारा क्वेश्चन है कि जो एक फैमिली है अग्रवाल फैमिली, उसके सारे मेंबर्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एक स्पेशल आदत है उनकी कि वो रोल कर सकते हैं अपने टंग को. तो ये इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिली में पास हो रही है. ये कहाँ से पास होगी? न्यूक्लियस में डीएनए. डीएनए कहाँ रहता है? कंडेंस्ड क्रोमेटिन में. ये हमारे क्रोमेटिन है, इसमें इन्फॉर्मेशन सबकी दी गई है. सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है. तो ये कौन सा पार्ट हो गया? क्यू. तो समझ आ गया, यहाँ पे क्रोमेटिन से सारी की सारी जो हमारे इन्फॉर्मेशन है ये सारे जनरेशन में पास हो रही है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन. और इसका फंक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेरिडिटरी में होता है, क्योंकि सारे बहुत सिमिलैरिटीज़ होते हैं ना एक फैमिली में. फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स सन में आ रहे हैं, फिर उनके ग्रैंड सन में आ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली इन विच डायरेक्शन द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस. इसमें क्या हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी हमारे यहाँ से यहाँ कुछ तो होगा, कुछ ट्रांसपोर्ट होगा, कोई सब्सटेंस यहाँ से आ जाएगा, कोई यहाँ से यहाँ जाएगा. तो अब हमें देखना है कि वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा. अब यहाँ पे एक हिंट दे रखा है कि जो अनकलर्ड सर्कल पार्टिकल है वो वाटर है, जो कलर्ड पार्टिकल है वो सॉल्यूट है हमारा. तो जैसे डायग्राम में हमें दिख रहा है कि इसमें हमारे पास सॉल्यूट ज़्यादा है, तो ये हमारा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इसमें हमारे पास सॉल्यूट कम है, ये है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. इसमें वाटर किस में ज़्यादा है? इसमें. तो यहाँ से यहाँ हमारा वाटर का फ्लो होगा फ्रॉम सोल्यूशन 1 टू सोल्यूशन 2. समझ आया? इसको क्या बोलते हैं? वाटर का एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना ऑस्मोसिस. इस फिनोमेना को ऑस्मोसिस बोलेंगे, जिसमें जो वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. एवरीबडी नो.
ये सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों है पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि वो एनर्जी जनरेट करता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी किस चीज़ से जनरेट करेगा? जो फूड हम खाते हैं, जो ग्लूकोज जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसी को वो ब्रेक डाउन करता है और एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में देता है, जिससे हम अपने सारे डे टू डे वर्क करते हैं, वो वहीं से आता है एनर्जी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? तो ये तो हमारा बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया आर यूज टू ब्रिंग अबाउट स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स एंड रिलीज एनर्जी। यस, एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें वो फूड को ऑक्सीडेशन करता है और लास्ट में एटीपी जनरेट करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इन्हीं दो ऑप्शन में कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखो, पहले में क्या बोला गया है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। दूसरे में उसी चीज़ को एक्सप्लेन की गई है कि पावर हाउस क्यों है, क्योंकि वो फूड को ऑक्सीडेशन करेगा, उसके बाद एटीपी जनरेट करेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकरेक्ट पे ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। SCR हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले तो ये SER क्या है और RER क्या है ये समझते हैं। SCR और RER। सबसे पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली होती है सेल में, जिसका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे इसके फंक्शन होते हैं। तो SCR और RER में क्या डिफरेंस है? RER में एक एडिशनल चीज़ होती है जिसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका क्या फंक्शन होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस। और ये SCR क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका क्या फंक्शन होता है? जो भी लीवर में हम टॉक्सिक फूड खाते हैं या फिर अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, उन सब का डिटॉक्सिफिकेशन भी तो होता है ना बॉडी में। तो वो सब क्या कौन करेगा? हमारा SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। RER हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अभी बताया RER राइबोसोम होता है इसमें और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये भी ट्रू है। ER हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। ट्रू। अभी बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होगा कि जो भी कुछ मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है, एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट को भेजता है। तो ये तीनों ट्रू है। तो हमसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट इसमें क्या होगा? नन ऑफ दिस। तो ये ध्यान रखना है कि जो ओलंपियाड होते हैं ना, इसमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जिसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए नन ऑफ दिस दे देते हैं और हम तो नन ऑफ दिस को देखते ही वो कर लेते हैं कि नहीं ये तो आंसर नहीं होगा, तो उसमें से ही कोई तो होगा। बट ऐसा नहीं होता है। हमें सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने, अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखना है। तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। नाउ प्लेस अ कंप्लीट योर लीफ ऑन वाटर ड्रॉपलेट्स एंड एग्जामिन द सेल्स लीव अंडर द हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने क्या किया कि सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड ले ली, इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक लीफ रखी है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या किया है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन। सॉल्ट शुगर सोल्यूशन वो भी कंसनट्रेटेड। ये कौन सा सोल्यूशन हुआ? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हमने इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स दी हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। उसके बाद वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड अगेन ऑब्जर्व द लीफ अंडर द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अब क्या होगा जब हम, ये क्या है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन किसी भी लीफ में देंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या सिचुएशन होगी। ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल वॉल है, हमारी ये कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज है और हमारा ये साइटोप्लाज्म है। जब यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है
हमने ड्रॉप्स डाले कंसनट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन के, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के, तो क्या होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो जो प्लांट के अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर जाएंगे, वो लीव करेंगे, तो वो क्या होता है कि ये एक साइड पे यहाँ पे आके सारे के सारे जमा हो जाते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला है कि सेल कंटेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल, ट्रू। जब हम डालेंगे सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो जो हमारा सेल का कंटेंट क्या क्या, साइटोप्लाज्म हो गए, ऑर्गेनेली हो गए, वो सारे के सारे सेल वॉल से सेपरेट हो जाएगी और वो दूर जाना चाहेगी, वो एस्केप करना चाहेगी। तो साइटोप्लाज्म अलोंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ कम टू लाई ऑन द वन साइड ऑफ द सेल वॉल। अभी हमने देखा कि सबके सब एक साइड आके रह जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, अ क्लियर स्पेस इज सीन बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल। ये सारे स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर सेल कंटेंट सेपरेट होकर एक साइड आ जाएगी तो जो हमारा ये बचा हुआ यहाँ पे पार्ट है वो तो एक क्लियर स्पेस बन जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू है। आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये फिगर किस चीज़ का है। फिगर है हमारा क्लोरोप्लास्ट का। अब तो सब ऑर्गेनेली पहचान रहे होंगे कि कौन सी ऑर्गेनेली का डायग्राम क्या है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा ABC क्या है, जल्दी से नेमिंग कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जिसमें हमारा ये B, ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है हमारा ग्रैना। दो ग्रैना आपस में ज्वाइन होते हैं एक स्ट्रक्चर से, उसको क्या बोलते हैं, इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड बोलते हैं इसको। और जो हमारा बीच में ये मैट्रिक्स क्लियर स्पेस जो भी है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। हमने नेमिंग कर ली, क्या है क्लोरोप्लास्ट, इसके क्या क्या पार्ट्स है सब हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। द पार्ट लेवल्ड B इज कॉल्ड इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड। क्या B जो है हमारा इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड है, नहीं, B तो हमारा ग्रैना है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द पार्ट लेवल्ड C इज कॉल्ड ग्रैनम। क्या C ग्रैनम है, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। द पार्ट लेवल्ड A इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। हमारा A क्या है, स्ट्रोमा। अभी मैंने बताया था स्ट्रोमा में क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ थाइलाकॉइड और ग्रैना में प्रेजेंट होता है। तो अगर क्लोरोफिल ही नहीं है स्ट्रोमा में तो क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगी इसमें। तो ये सही ऑप्शन है। द पार्ट लेवल्ड A इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द पार्ट लेवल A, B, C ऑल possess photosynthetic pigment such as chlorophyll. Is it so? अभी बताया कि क्लोरोफिल जो है सिर्फ दो पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे, ग्रैनम में और थाइलाकॉइड में। कहाँ एब्सेंट होंगे, स्ट्रोमा में, और जहाँ पे एब्सेंट होंगे वहाँ पे क्या होगा, डार्क रिएक्शन। तो ये आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ यू रिमूव द फिम्ब्रे फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन। अब हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है। सबसे पहले तो हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमारी होती है ये, इसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे। एक हमारी सेल में प्रेजेंट होती है ये, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। और एक हमारी सेल में प्रेजेंट होती है पिलाई। बैक्टीरियल सेल में एक प्रेजेंट होती है हमारी पिलाई। तो फिम्ब्रे का क्या स्ट्रक्चर होता है, फिम्ब्रे जो होती है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया के नीचे प्रेजेंट होती है। इसका क्या फंक्शन होता है, जैसे ये एक सरफेस है, यहाँ पे बैक्टीरिया को आना है तो वो यहाँ आके अधेर करेगा, वहाँ पे आके वो टच होगा, वहाँ पे आके वो होल्ड करेगा उसको। तो होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनमें वो होते हैं फिम्ब्रे। इसका क्या काम होता है, होल्डिंग या फिर अधेयरिंग। अब दूसरा क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला का क्या काम होता है, एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्लैजिला, सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, मल्टी भी हो सकती है। तो इसका फंक्शन होता है मूवमेंट में। अब अगर मेरे बैक्टीरिया को यहाँ से यहाँ मूव करना है तो वो किसकी हेल्प से मूव करेगा, फ्लैजिला के हेल्प से। थर्ड क्या है हमारे पास, पिल्लाई। पिल्लाई का क्या काम होता है, पिल्लाई हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है, कॉन्जुगेशन में।
तो इसका रिप्रोडक्शन में काम होता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, वहाँ वापस से आता है। क्वेश्चन था कि हमने रिमूव कर दिया है फिम्ब्रे को बैक्टीरिया से, तो क्या होगा। बैक्टीरिया में फिम्ब्रे का क्या फंक्शन था, होल्डिंग एंड अधेयरिंग। ऑप्शन पढ़ते हैं, बैक्टीरिया कुड नो लॉन्गर स्विम, क्या ऐसा होगा, नहीं। इस कब होता है ये, जब हम फ्लैजिला हटा देते। अगर हम फ्लैजिला हटा देते तो वो मूव नहीं कर पाता, तो वो स्विम नहीं कर पाता, तो ये वाला ऑप्शन तब होता। लेकिन अभी हमने फिम्ब्रे हटाया तो ये नहीं है। द बैक्टीरिया वुड नॉट अधेयर टू द होस्ट टिश्यू, ये सही है। फिम्ब्रे का क्या काम था, टिश्यू पे अधेयर करके रखना, होल्ड करके रखना, तो हमने फिम्ब्रे हटा दी तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन वुड स्टॉप, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में फिम्ब्रे का कोई भी रोल नहीं है, तो ये गलत है। और द शेप ऑफ बैक्टीरिया वुड चेंज, क्या शेप चेंज होगा, नहीं, शेप के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली PQRS विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि PQRS है क्या। P है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, Q है हमारे पास वैक्यूल, R है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, और हमारा S क्या है, राइबोसोम। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। S क्या पता है ना, ऑड वन आउट, तो ये बोल रहा है कि S ऑड वन आउट है, क्यों, क्योंकि अदर्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। S हमारे है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली होती है, राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट हमारी डबल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल में एक मेम्ब्रेन है, और इसमें हमारे दो मेम्ब्रेन है। एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आंसर बता देती हूँ कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट, ये याद रखना है। तो हमारे राइबोसोम जो है उसमें एक भी मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ये है आंसर। बाकी पूरे और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। P ऑड वन आउट है, क्यों, बिकॉज अदर्स आर इन्वॉल्व इन सेल सेक्रीशन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सेल सेक्रीशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनका। R बिकॉज अदर्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन स्टोरेज, नहीं, प्रोटीन स्टोरेज इनमें से इनका फंक्शन तो नहीं है। Q बिकॉज द अदर्स आर इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन, नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया बस, तो Q ऐसा नहीं है, इसमें कोई एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो आंसर हमारे पास आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 strips are cut from a fresh potato. The length of each strip is measured. One strip is placed in water and others in different direction, in different concentration of sugar solution. After an hour, the strips are measured again. The results are shown in the following table. अब हमने क्या किया कि एक हमने पोटैटो लिया, इसको कट किया और डिफरेंट लेंथ में कट कर दिया। तो ओरिजिनल लेंथ क्या है, सपोज इसकी 75 है, इसकी 78 है, इसकी 82 है और इसकी 86 है। अब हमने इन सबको डिफरेंट सॉल्ट और शुगर सोल्यूशन के कंसंट्रेशन में डाला है, अलग अलग कंसंट्रेशन में। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि कंसंट्रेशन जो है वो पोटैटो के सेल का कैसा है, पहले तो वो देखेंगे। क्या हमारा पोटैटो का जो सेल है वो हमारा प्योरली वाटर है या फिर बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। तो जो हमारा सेल है वो है माइल्डली हाइपोटोनिक। क्यों बोल रही हूँ मैं माइल्डली हाइपोटोनिक, क्योंकि वो प्योर वाटर नहीं है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये है माइल्डली हाइपोटोनिक। तो अगर मैं माइल्डली हाइपोटोनिक को वाटर में डालती हूँ, तो इसमें से हमने शुगर सोल्यूशन में डाला, एक को वाटर में डाला, तो अगर मैं माइल्डली हाइपरटोनिक को वाटर में डालूंगी तो क्या होगा, वाटर जो है सेल के अंदर आएगा, तो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगी। तो हमारा जो सेल साइज़ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो इसमें से किस ऑप्शन में सेल साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, इसमें इक्वल है, इसमें इंक्रीज़ हो रही है, इसमें डिक्रीज़ हो रही है। तो ये हमने डाला है सॉल्ट शुगर सोल्यूशन के
हायर कंसंट्रेशन में। इसमें इक्वल होने का क्या कंसेप्ट है ये मैं बताती हूँ। इक्वल इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो माइल्डली हाइपरटोनिक था ना, तो हमने इसी सेम कंसंट्रेशन का शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन डाला, तो दोनों कंसंट्रेशन सेम है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, तो वाटर का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। तो जैसी साइज़ पहले थी वैसी ही साइज़ बाद में होगी। हमसे पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज वाटर, तो वाटर तो इस केस में होगा क्योंकि साइज़ एक में ही इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर है हमारा क्यू। समझ में आ गया? सेम क्यों है ये समझ में आया? क्योंकि जो कंसंट्रेशन हमारा पोटैटो सेल का है उसी सेम कंसंट्रेशन के शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में हम उसको डाल रहे हैं, तो देयर इज़ नो नेट एक्सचेंज ऑफ वाटर। दैट्स वाई जो ओरिजिनल लेंथ थी और जो फाइनल लेंथ था वो दोनों इक्वल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अ यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट एग विच हैज़ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टू रिमूव एक्सेस इंट्रासेल्युलर वाटर वाज प्लेस्ड इन सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी। अब हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है जिसमें यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी है, यहाँ पे रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। तो हम कंपेयर करते हैं पहले तो दो पॉइंट ऑफ टाइम पे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे हमने ऑस्मोलैरिटी बढ़ाई, यहाँ पे हमने जैसे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज की, वैसे हमारा रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ? डिक्रीज। रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा डिक्रीज, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या है और ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे। इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन देयर इज नो डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन और आउट ऑफ द एग्स, सो द कंसंट्रेशन रेट इज ज़ीरो। कैसा होगा अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो जो हमारा रेट ऑफ कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो होगा। क्या ये ज़ीरो होगा? नहीं, जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, बट वो ज़ीरो नहीं होगा कभी भी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना है। At higher osmolarity, more salt diffuses into X, therefore lower rates of contraction are required. क्या ऐसा है कि अगर हम ऑस्मोलैरिटी हम हाई कर रहे हैं तो ज़्यादा सॉल्ट अंदर डिफ्यूज़ हो रही है? नहीं, जो डिफ्यूजन का रेट है ना हमारा वो एक जैसा रहेगा, वो इसकी वजह से नहीं डिक्रीज़ होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है? द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज एज ऑस्मोलैरिटी decreases because amount of water entering X by osmosis increases. Exactly, ये हमारा हो रहा है यहाँ पे। हमारा जो रेट है और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा जो है वो इंक्रीज़ होगा, और जब ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होगा ये इस वजह से होगा क्योंकि जो हमारा वाटर इंटर कर रहा था वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें सॉल्यूट का रोल नहीं है, जो वाटर का एक्सचेंज है उसमें डिफरेंस आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में हमें बोला गया था कि सॉल्ट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये है सही ऑप्शन। लास्ट क्या है? द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लेस एफिशिएंट इन सॉल्यूशन एज हायर ऑस्मोलैरिटी बिकॉज रिड्यूस्ड रेस्पिरेशन एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसकी एफिशिएंसी हमारी सेम रहने वाली है, उसमें चेंजेस नहीं होने वाले। जो वाटर का आउटफ्लो इनफ्लो है उसमें चेंजेस आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। मेम्ब्रेन विथ पोर्स, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली होती है जिसके मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं? हमारा है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। सेकेंड, इनर मेम्ब्रेन विथ स्टैक्ड पार्टिकल्स। मैंने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती है कुछ, जिसको कहते हैं क्रिस्टल। तो ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब एट प्लेसेस द इनर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर क्या थे? ग्राना। ग्राना एक दूसरे ग्राना से किस स्ट्रक्चर से अटैच होता है? थाइलाकॉइड। तो ये सारे इस पर क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? क्या ऑर्गेनेली होगी ये? क्लोरोप्लास्ट, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा कि अ सैक लाइक ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाँ, एक सैक लाइक कोई ऑर्गेनेली है जिसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? और सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है ना, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो डेड हो गई होती है ऑर्गेनेली, या फिर जो फंक्शन नहीं कर पा रही, या फिर जिसकी एज हो गई है, उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है लाइसोसोम। इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल कंपोज ऑफ वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट। ये क्या है हमारा? राइबोसोम।
तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो P क्या हमारा न्यूक्लियस है, राइट। Q हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और S हमारा राइबोसोम। क्या ये राइबोसोम है? नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। Q हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्या Q क्लोरोप्लास्ट है? नहीं। R क्लोरोप्लास्ट, राइट। S लाइसोसोम, राइट। एंड T राइबोसोम, करेक्ट। ये सही ऑप्शन है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑर्गेनेल विथ इट्स फंक्शन। तो P हमारा क्या था यहाँ पे, मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये न्यूक्लियस था हमारा। हमारे पास R क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। हमारे पास S क्या है यहाँ पे, लाइसोसोम है। और हमारे पास T क्या है यहाँ पे, राइबोसोम। अब फंक्शन क्या है, क्या न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है? नो। क्लोरोप्लास्ट फैट सिंथेसिस करता है? नो। लाइसोसोम डिस्पोजल ऑफ वॉर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनेली, राइट। यही मैंने बताया था, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं क्योंकि ये वॉर्न आउट ऑर्गेनेली में हेल्प करता है उसके डाइजेशन में। राइबोसोम एनर्जी प्रोडक्शन, नो। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो NSO ओलंपियाड में आए थे, चैप्टर नंबर 5 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आप लोगों को। जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।